हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। गाइस, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, आई नो, लेकिन आप सभी को ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारा 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस हो गया है कंप्लीट, राइट। तो अब हम लोग लेके आए हैं आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, एज यू ऑल नो गाइस कि आपका जो एग्जाम है वो काफी नियरर है, काफी क्लोजर है। सो आई ऑल नो कि बेसिकली आपको वन शॉर्ट वीडियो का काफी नीड है। वन शॉर्ट वीडियो विल हेल्प यू टू रिवाइज ऑल द concepts that are coming into the chapter. So we'll take one shot video of all the chapters simultaneously one by one. So आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सॉलिड स्टेट का वन शॉट वीडियो। चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने वन शॉट वीडियो को, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वीडियो को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि आपका कम टाइम में बढ़िया से बढ़िया तरीके से रिविजन हो सके। चलिए देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन देखो क्या कहता है। इंट्रोडक्शन ये कहता है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट, है ना। इसका मतलब सॉलिड में हम लोग स्टडी करने वाले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड की स्टडी होगी। अब सॉलिड में बहुत सारे टर्म्स होते हैं अलग अलग। पहला टर्म होता है एटम्स। सॉलिड में जो पहला टर्म अपन डिस्कस करते हैं वो होता है एटम। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप एटम भी बोल सकते हो, उसी को आप आयंस भी बोल सकते हो, उसी को आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, और उसी को आप पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड में अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म होता है। तो उसको आप एटम्स भी बोल सकते हो, आयंस भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, और पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। अब अगर मैं आगे की बात करूं गाइस, तो आगे अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड के दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड होता है एमोर्फस सॉलिड। ये दो सॉलिड के मेजर टाइप्स है। बाद में जो बाकी टाइप्स है, जैसे कि आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, ये इसके फर्दर टाइप्स है, लेकिन मेजर दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। अब अपन लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका नाम ही है क्रिस्टलाइन। मतलब उसमें क्या है, उसमें क्रिस्टल्स है, इसीलिए उसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर मैं बात करूं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको बस एक ही बात याद रखना है कि ये आपको रेगुलरिटी और इसी के साथ साथ पीरियोडिसिटी, ये दो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। रेगुलरिटी का मतलब ये है कि जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल्स का, जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का, वो रेगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए वो आपको रेगुलरिटी शो करता है। और सेकंड है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का रीजन ये है गाइस कि बेसिकली ये जो है, ये जो प्रॉपर्टीज होती है, ये जो पार्टिकल्स है, इनका जो अरेंजमेंट है, ये कुछ समय के बाद रिपीट होते जाता है ना, पीरियोडिकली रिपीट होते जाता है। इसलिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है, रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी। आगे की बात करते हैं। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका हमेशा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इन द सेंस मुझे ये कहना है कि ये जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रॉड रेंज वगैरह वगैरह, क्योंकि क्रिस्टल से अब क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट भी रेगुलर है और पीरियोडिक अरेंजमेंट है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, शार्प होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं। आगे का पॉइंट कहता है ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एनआइसोट्रॉपिक का कहना ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग डायरेक्शन को चेंज करते जाते हैं, वैसे वैसे प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज होती जाती है। तो आपको याद रखना है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो प्रॉपर्टीज होती है, डायरेक्शन के साथ साथ इनका वैल्यू चेंज होते जाता है। तो ये हुए आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका एमोर्फस सॉलिड। तो ये है सॉलिड का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, जिसका नाम है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड में बेसिकली इसका नाम ही है एमोर्फस, मतलब यहाँ पे कोई क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट नहीं है। जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, ठीक है, तो सॉल्ट बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में होता है, पता है ना। जो अपन लोग सब्जी में डालते हैं, जो नमक होता है, वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। तो वो भी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एमोर्फस सॉलिड का। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, वो रैंडम होता है। रैंडम का मतलब कैसे भी पार्टिकल्स अरेंज है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, कैसे भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में अरेंज्ड है, मतलब रैंडम अरेंजमेंट।
अगर मैं बात करूँ इसके मेल्टिंग पॉइंट की, अब जैसे कि इसका अरेंजमेंट ही रैंडम है, कैसे भी ही इसका अरेंजमेंट है, मतलब ना तो कोई रेगुलरिटी है ना तो कोई पीरियोडिसिटी है, तो बेसिकली ये जो है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ब्रॉड होता है। मतलब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, वो ब्रॉड रेंज पे मेल्ट होते हैं। कभी इधर मेल्ट होंगे, कभी दूसरे टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे, कभी दूसरे टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो वेरी करते जाता है, वो ब्रॉड रेंज में होता है। इसी के साथ साथ ये जो सॉलिड होते हैं, इनका नेचर होता है आइसोट्रॉपिक, मतलब चाहे आप कितने भी डायरेक्शंस को चेंज कर लो, प्रॉपर्टीज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो उनमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होते जाती है, बट एमोर्फस सॉलिड में प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ में चेंज नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दो मेन कंसेप्ट को, जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म और जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म ये कहता है टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो आप उसको बोलते हो आइसोमॉर्फिज्म। जैसे कि अगर आप देखते हो NaNO3 को और CaCO3 को, तो इसका रेशो देखो कैसा है, 1:1:3। NaNO3 का भी रेशो है 1:1:3 और CaCO3 का भी रेशो क्या है, 1:1:3। मतलब इनका जो रेशो है वो कैसा है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों सब्सटेंस तो है डिफरेंट, लेकिन इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है। अगर मैं बात करती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक जो सिंगल सब्सटेंस है वो अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पता होगा, तो अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन में देखो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि कार्बन एग्जिस्ट करता है डायमंड में, कार्बन एग्जिस्ट करता है ग्रेफाइट में, और इसी के साथ साथ कार्बन एग्जिस्ट करता है फुलेरिन में। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका एक सब्सटेंस है वो अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, और उस फिनोमेना को आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हो, राइट। चलिए याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म ही एक अनदर टर्म है एलोट्रोपी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को, जिसका नाम है आयोनिक क्रिस्टल। अगर मैं बात करती हूँ आयोनिक क्रिस्टल की, तो बेसिकली इसका नाम ही है आयोनिक, मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें आयंस होंगे। तो पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि नाम ही है आयोनिक क्रिस्टल, जैसे नाम वैसे काम। तो बेसिकली इसमें प्रेजेंट भी क्या रहते हैं, आयंस प्रेजेंट रहते हैं। और याद रखना आयंस में दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी आयोनिक सॉलिड होते हैं या जो भी आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें दो टाइप के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है अपने घर का नमक NaCl, K2SO4, CaF2, KCl। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट सॉलिड है गाइस, वो है आपका क्रिस्टलाइन, एक सेकेंड, हाँ, जो नेक्स्ट सॉलिड है वो है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड की अगर मैं बात करती हूँ, तो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में जो अरेंजमेंट जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, ये एटम्स होते हैं। अगर मैं आयोनिक सॉलिड की बात करती हूँ तो आयंस, कोवलेंट सॉलिड की बात करते हैं तो एटम्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे हमेशा हम लोग एटम्स को लेते हैं, ठीक है। और एटम्स जो होता है उनके बीच में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। याद रखना कि एटम्स के बीच में हमेशा जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आगे की बात डिस्कस करते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको याद रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। अगर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब सॉलिड जो फॉर्म होगा उसका नेचर भी बहुत हार्ड है। और अगर कोई भी चीज हार्ड है तो उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी कैसा लगता है, बहुत ज्यादा। उसको बॉईल करने के लिए टेम्परेचर भी कैसा लगता है, बहुत ज्यादा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड और कोरंडम। इतने सारे एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डायमंड को याद कर लो कि डायमंड जो होता है वो एग्जाम्पल है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड का। और ये सॉलिड हमेशा पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ पॉइंट है जो आपको ऐसे ही डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को। देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या कहता है। अब इसका नाम ही है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें जो यूज होने वाले हैं वो है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नाम ही है मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो अब देखो भाई मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हो सकता है क्लोरीन का मॉलिक्यूल CH4, H2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल से ये वाला सॉलिड फॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में अलग अलग टाइप की अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे कि वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, मतलब एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव पहले का नेगेटिव, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट है वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। आपको याद रखना है कि लंडन फोर्सेस जो होते हैं ये काफी वीक नेचर के होते हैं और जनरली ये आपको गैसेस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर, अमोनिया, HF। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एक तो अगर बॉन्ड बना ले फ्लोरीन के साथ, या तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले नाइट्रोजन के साथ, या तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन के साथ, तो इसको आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। तो ये अलग अलग टाइप के फोर्सेस मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, वीक डाइपोल डाइपोल, लंडन फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं मेटालिक सॉलिड की या मेटालिक क्रिस्टल की, तो ये जो कि लास्ट टाइप है सॉलिड का, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसका नाम ही है मेटालिक सॉलिड। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें दो टाइप की चीजें रहेंगी। इसमें रहेगा पहला तो मेटल का आयन, और मेटल के आयन के साथ में जो बॉन्ड बनाएंगे वो रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि मेटालिक सॉलिड में दो टाइप की चीजें होती है, मेटल के आयन और इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, मतलब आप मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब आप मेटल्स को थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब मेटल्स बहुत सारे आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे के सारे मेटल्स है। आगे गाइस हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहता क्या है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो आप लोग यहाँ देखेंगे, एक सेकंड में इनका कलर ले लेती हूँ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपने ये देखा भाई कि क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है अलग अलग पार्टिकल्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो क्रिस्टल होता है वो बनता है, वो फॉर्म होता है जब एटम्स जो होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। जब भी एटम एक दूसरे के साथ ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं तो उससे एक फॉर्म जो होता है, एक जो रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है उससे फॉर्म होता है आपका क्रिस्टल, और उसी क्रिस्टल को आप लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोलते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, ये सारी की सारी वो चीज़ें जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस की कि कौन से एटम्स यहाँ पे रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, पार्टिकल का डिस्टेंस कैसा रहता है, एग्जाम्पल्स क्या है, और ये सब अपन लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो बेसिकली क्रिस्टल दो चीज़ों से फॉर्म होता है। पहला होता है लैटिस और सेकंड होता है बेसिस। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्रिस्टल हमेशा दो चीज़ों से फॉर्म होता है, एक होता है लैटिस और सेकंड होता है बेसिस। ठीक है, अब देखो लैटिस क्या होता है और बेसिक क्या होता है। तो लैटिस जो होता है बेसिकली जो भी क्रिस्टल्स में अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का उसको लैटिस बोलते हैं, और बेसिस का मतलब ये हुआ कि वो बार बार रिपीट होते जाता है और उससे आपका फॉर्म होता है कंप्लीट क्रिस्टल। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्रिस्टल में आपको दो टाइप की चीज़ें दिख रही है, पहला आपको दिख रहा है लैटिस और सेकंड आपको दिख रहा है बेसिस। ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपका क्रिस्टल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं यूनिट सेल को। बेसिकली इसका नाम ही है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मतलब देखो क्या होता है। यूनिट सेल के अगर हम लोग मतलब को देखें ना तो ध्यान देना गाइस, इसका मतलब क्या होता है वो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो भी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो बार बार रिपीट होता है जिससे क्रिस्टल फॉर्म होता है। सपोज अगर मैं इस डायग्राम को देखती हूँ तो इस डायग्राम में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एक जो छोटा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और इसके रिपीटेशन से आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। मतलब एक जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है उसके बार बार रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। तो जो छोटा सा यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। याद रखना है, ये छोटे से यूनिट को यूनिट सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब क्रिस्टल में ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो याद रखना है कि क्रिस्टल में बॉन्ड लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और वो होता है ए, बी और सी। इसी के साथ साथ क्रिस्टल में बॉन्ड एंगल को, मतलब दो बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 टर्म है, अल्फा, बीटा और गामा। तो ऐसी 2 चीज़ें होती है। अब हम लोग देख रहे हैं यूनिट सेल के टाइप्स को। आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि यूनिट सेल मतलब एक छोटा सा यूनिट जिसके बार बार रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल आपका फॉर्म होता है, राइट। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यूनिट सेल के टाइप्स। तो यूनिट सेल के 3 मेजर टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और थर्ड टाइप होता है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल को। अगर मैं बात करती हूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना, प्रिमिटिव यूनिट सेल में और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। वही अगर इसका नाम ही है बॉडी सेंटर, तो जैसे नाम वैसे का नाम ही है बॉडी सेंटर, मतलब एटम्स जो है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा वो बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड टाइप को यूनिट सेल के, जिसका नाम है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर में एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा सेंटर जो होता है, हर एक फेस का सेंटर, उस पर भी आपका एटम प्रेजेंट होता है। तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पर, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर भी और बॉडी के सेंटर पर भी, फेस सेंटर में सिर्फ और सिर्फ फेस के सेंटर्स पर और कॉर्नर्स पर, और बेस सेंटर जो होता है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो होता है एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही है, लेकिन सेंटर ऑफ एनी 2 फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर सपोज ये है तो 2 फेसेस अपन लोग कंसिडर करेंगे, एक इसका सेंटर और एक इसका सेंटर, उसके अलावा कॉर्नर्स पे। तो ये रहता है आपका बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, जिसमें दे रखा है ब्रेविस लैटिसेस। ब्रेविस लैटिसेस टोटल 14 होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि टोटल ब्रेविस लैटिसेस कितने हैं, तो याद रखना है कि टोटल ब्रेविस लैटिसेस 14 होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम कौन से? 7 क्रिस्टल सिस्टम से मैंने पूरे वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और याद रखना है कि टोटल ब्रेविस लैटिसेस 14 होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं और ब्रेविस लैटिसेस 14 होते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। तो ये अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सिंपल क्यूबिक ऐसा होता है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे भी है और फेस बॉडी के सेंटर पे भी है, और फेस में कॉर्नर्स पे भी है और फेस के सेंटर्स पे भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कंट्रीब्यूशन की, तो अपन लोग कंट्रीब्यूशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे क्या हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि किस में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। अगर मैं वही बात करती हूँ बॉडी के सेंटर की, तो बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1, और अगर मैं वही बात करती हूँ फेस के सेंटर की, तो फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। जिसको ये चीज़ पता है ना, वो किसी भी टाइप के कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है पर यूनिट सेल, वो भी कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बस ये 3 ही चीज़ें आनी ज़रूरी है कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, बॉडी के सेंटर पे होता है 1, और फेस के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। अब देखो यार, टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8 और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने आए? 1। वही अगर मैं बात करती हूँ बॉडी के सेंटर की, तो बॉडी के सेंटर पे एक ही एटम प्रेजेंट है, आप सभी को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है, और बॉडी का कंट्रीब्यूशन भी होता है 1। इसी के साथ साथ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं 8 एटम्स और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 जिसका वैल्यू 2 आता है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हैं? 2 है। तो याद रखना है कि अगर मैं बात कर रही हूँ प्रिमिटिव की और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो वहाँ पे हमेशा 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है, 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। बट वही अगर मैं बात करती हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो वहाँ पे हमेशा 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की।
अगर मैं बात करती हूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो फेस सेंटर्ड में आपको ये याद रखना है गाइस कि फेस सेंटर्ड में हमेशा 1/2, क्योंकि फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है और पार्टिकल्स होते हैं टोटल 6। इसी के साथ साथ 8 पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1, तो 3 + 1 आता है 4। तो यहाँ पे आपके 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। तो दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो कि सिंपल यूनिट सेल में 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड पे 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होता है और फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होता है। अब अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अभी ये चीज़ से पूछने लायक कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये डिलीट हो चुका है। ये पार्ट जनरली अभी नहीं पूछा जाता है, ये पहले पुराने सालों में पूछा जाता था बट अभी नहीं पूछा जाता है। तो इसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये भी सेम वैसे ही, ये वाला टेबल अगर नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये जो टेबल है फिलहाल के लिए फॉर टाइमिंग ये डिलीटेड है, अभी यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 2 टाइप के फॉर्मूलेस को। तो फॉर्मूला की कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ ये काम करनी है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला लास्ट में क्या डिराइव हुआ। इसका डेरिवेशन आपको पढ़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है, नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो कि फॉर्मूला क्या कहता है, डेंसिटी इक्वल्स टू n × m अपॉन Na × v। तो v का मतलब ही होता है a³, तो n × m अपॉन Na × a³ भी आप लिख सकते हो। तो याद रखना डेंसिटी के टोटल 2 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है ये वाला n × m अपॉन Na × a³, या तो n × m अपॉन Na × v। याद रखना क्योंकि v का मतलब ही होता है a³, जो वॉल्यूम होता है उसका मतलब ही होता है साइड का क्यूब, मतलब ही a का क्यूब। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। n मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, m मतलब होता है मोलिकुलर मास, a³ मतलब होता है वॉल्यूम, a मतलब एज लेंथ और Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। चलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस दे रखे हैं कि जब गोल्ड क्रिस्टलाइज होता है तो वो फॉर्म करता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब ही होता है n का वैल्यू 4 है। बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस डेंसिटी के कैलकुलेशंस पे आते हैं पेपर में, हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से डेंसिटी के कैलकुलेशन पे आता ही है। 101% लिख के देती हूँ कि हर साल एक क्वेश्चन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे आता ही आता है। फेस सेंटर्ड बोलो, बॉडी सेंटर्ड बोलो, कोई भी यूनिट सेल बोलो, बट डेंसिटी कैलकुलेशन पे एक क्वेश्चन तो आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। ये आपको कोई बताएगा नहीं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, आपको क्वेश्चन में से पढ़ के अगर फेस सेंटर्ड है तो 4, अगर क्वेश्चन में बॉडी सेंटर्ड लिखा होता था तो आप 2 लेते थे, अगर क्वेश्चन में सिंपल क्यूबिक लिखा होता था तो आप 1 लेते थे। तो आपको ये देख के डिसाइड करना है, ये कोई क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। मॉलिक्यूलर मास का भी वैल्यू दिया है आपको और आपको एच लेंथ ए का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो एच लेंथ पिकोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो और डेंसिटी को कैलकुलेट कर लो। याद रखना अगर एफसीसी क्वेश्चन में दिया है तो आप एन का वैल्यू 4 लेंगे, अगर बीसीसी दिया है तो आप एन का वैल्यू 2 लेंगे और अगर एससीसी दिया है तो आप एन का वैल्यू 1 लेंगे। ये चीज़ अच्छे से फिट कर लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो याद रखना है कि जितने भी नियर बाय स्पीयर किसी स्पीयर को टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सपोज मैंने एक चीज़ ली और उसके आजू बाजू में टोटल 3 पार्टिकल्स है, तो 3 जो हुआ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। सपोज मैंने कोई चीज़ ली, लेट अस से मैं इस चीज़ को ले लूँ, इस चीज़ के आजू बाजू में टोटल 4 पार्टिकल्स है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हुआ 4। तो जितने नियर बाय स्पीयर्स होते हैं, जितने नियर बाय पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होता है ये अलग अलग टाइप में आपको देखने को मिलेगा। पहला रहता है क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, फिर रहता है 2 डायमेंशन और एक और चीज़ है आपका 3 डायमेंशन। तो टोटल 3 टाइप के क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स आपको डिस्कस करने हैं। क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स इन 2 डायमेंशन और इसी के साथ साथ आपको डिस्कस करना है क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स इन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग में देखने को मिलेगा, इसलिए उसका नाम है 1 डायमेंशन। अगर मैं बात करती हूँ 2 डायमेंशन की तो आपको ये 2 एक्सिस के अलॉन्ग में देखने को मिलेगा, एक्स और वाई, इसलिए उसका नाम है 2 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन मतलब अगर मैं बात करती हूँ एक एक्सिस के अलॉन्ग में तो कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। एक एक्सिस के अलॉन्ग में किसी चीज़ को स्टडी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब अपन लोग देख रहे हैं 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका नाम ही है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका मतलब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, वो ए टाइप का अरेंजमेंट है। तो याद रखना है कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता है उसमें हमेशा पार्टिकल का ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है।
ये चीज़ आप दिमाग में फिट कर लो, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब अगर ए फर्स्ट वाली लेयर ए ही है तो सेकंड वाली लेयर भी एग्जैक्टली उसके नीचे आएंगी, थर्ड वाली लेयर भी एग्जैक्टली उसके नीचे आएंगी, और ये तीनों लेयर का नाम है ए लेयर, क्योंकि ये लेयर जैसी है वैसे ही ये है, वैसे ही है, तीनों की तीनों लेयर ऑलमोस्ट पूरी सेम है, इसलिए इसका अरेंजमेंट कैसा हुआ, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इससे आपका एक स्क्वायर फॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। वो कैसे होता है वो अपन लोग डिस्कस करते हैं, जरा देखना इधर। अगर आप ध्यान से सपोज इस चीज़ को लेते हो, ये आपका पार्टिकल है, सपोज ये आपका पार्टिकल है, तो इसके आजू बाजू में देखो टोटल कितने स्पीयर है, ये है फर्स्ट स्पीयर, ये है सेकेंड स्पीयर, ये है थर्ड स्पीयर, और ये है आपका फोर्थ स्पीयर, है ना। तो आपने यहाँ ये देखा कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है इसके आजू बाजू में टोटल 4 पार्टिकल्स है, 1, ठीक है, 2, 3 और 4, मतलब कि इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। तो याद रखना है कि जो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता है उसका जो फर्स्ट टाइप है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जैसे कि उसका नाम ही है स्क्वायर, और स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 4 एटम से फॉर्म होता है, मतलब कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना रहता है, 4 रहता है, याद रखना है। और ये होता है 2 डायमेंशन में। तो अब हम लोग देख रहे हैं आपका 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके पहले हमने देखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो अभी हम लोग देख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बेसिकली होता क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि इसका नाम ही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का वो होता है ए बी टाइप का, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। ए बी टाइप का अरेंजमेंट मतलब देखो कैसा है, सपोज ये है आपकी एक ए लेयर, तो बी लेयर जो है ना वो एग्जैक्टली इसके सेंटर पे नहीं आएगी, एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं आएंगी। रीज़न ये है क्योंकि ये लेयर का नाम ए है, ये लेयर का नाम बी है, फिर से ये लेयर आएंगी, तो ये हुई ए लेयर, और फिर से आएंगी बी लेयर। मतलब आपने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो लेयर है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे में नहीं आ रही, क्योंकि फर्स्ट लेयर का नाम ए है और सेकेंड लेयर का नाम बी है, मतलब ये दोनों लेयर जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर वापस से ए लेयर, तो देखो ए लेयर के नीचे में एग्जैक्टली ए लेयर आई क्योंकि इनका नाम सेम है, बी लेयर के नीचे में एग्जैक्टली बी लेयर आई क्योंकि इनका नाम सेम है। तो ए के नीचे जब बी आता है तो ये डिफरेंट है, बी के नीचे जब ए आता है तो बराबर वो ए के जैसा ही होता है। देखो ए के नीचे में वो आया क्योंकि इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, बी के नीचे में ये आया क्योंकि इसका भी नाम बी है, इसका भी नाम बी है। अब देखो मुझे क्या कहना है, मुझे यहाँ पे ये कहना है भाई कि अगर मैं बात करती हूँ इस टाइप के पैकिंग की, तो आप ये वाले सेंटर मोस्ट एटम को कंसिडर करो। अब यहाँ पे अपन लोग पॉइंट को काउंट करेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आप इससे हेक्सागोन शेप को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब जाहिर सी बात है कि हेक्सागोन को तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो मैंने हेक्सागोन को ड्रॉ किया इस सेंटर पार्टिकल को कंसिडर करते हुए। तो ये हुआ एक एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम, सिक्स्थ एटम, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो भी आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है। तो 2 डायमेंशन में 2 टाइप है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट है ए टाइप का और कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट है ए बी टाइप का और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। चलिए, तो ये अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया। उसके बाद में क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब जाहिर सी बात है भाई, अपन ने 1 डायमेंशन को देख लिया, 2 डायमेंशन को देख लिया, 2 डायमेंशन के 2 टाइप को भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग को अपन लोग कैसे क्या डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशन मतलब इसका नाम ही है 3 डायमेंशन, तो जाहिर सी बात है कि इसमें टोटल 3 टाइप की एक्सिस रहेंगी, एक्स, वाई, जेड। चलिए अब डिस्कस करते हैं, जरा इधर देखना। यहाँ पे आप लोग देखने वाले हो 2 टाइप की चीज़ें। पहला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन और सेकंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अभी तो मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डिस्कस किया, लेकिन याद रखना है कि अभी हमने जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डिस्कस किया वो 2 डायमेंशन में था और अभी हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में भी टोटल 2 टाइप होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिनको अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं।
तो पहले हम लोग देख रहे हैं स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर, स्टैकिंग मतलब ये होता है बेसिकली एक लेयर के ऊपर में जब सेकंड लेयर आती है, सेकंड लेयर के ऊपर आप थर्ड लेयर को स्टैक करते हैं, तो अलग अलग लेयर को आप एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हो, मतलब स्टैक करते जा रहे हो, तो उसका मतलब होता है स्टैकिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 3 डायमेंशन की बात करें, मतलब जाहिर सी बात है एक्सिस 3 रहेंगे, लेयर भी टोटल 3 रहेंगी। अब देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इसका नाम होता है ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये है आपका ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन याद रखना है अब अपन लोग इसको 3 डायमेंशन में डिस्कस करते हैं, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अभी तो ए टाइप का पढ़ा था मैंने, अभी तो मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा, फिर अभी फिर से स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा, फिर मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहा है? तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है। इसके पहले जो आपने पढ़ा था ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो 2 डायमेंशन था, और अभी ये कितने डायमेंशन? अभी ये है 3 डायमेंशन। ठीक है, मतलब एक ए लेयर के ऊपर में एग्जैक्टली आपकी दूसरी ए लेयर आएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है ए लेयर, है ना, तो आप लोगों ने एक सेकंड, ये है ए लेयर, ए लेयर, ए लेयर, ए लेयर, मतलब सारे के सारे लेयर्स जो है ये एक दूसरे के ऊपर में ही तो है ना, एक दूसरे के ऊपर में ही आपने एक लेयर को क्या किया, स्टैकिंग करते गए आप लोग। और ये जो स्टैकिंग है ये 3 डायमेंशन में, तो इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो तो 2 डायमेंशन का होता है, और ये हम लोग 3 डायमेंशन में डिस्कस करें तो 3 डायमेंशन में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हो कि कैसे क्या ये हो रहा है। तो ये होता है आपका अरेंजमेंट, ऐसा होगा आपका अरेंजमेंट। ठीक है भाई, याद रखना है कि अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। तो याद रखना है कि अगर मैं ए टाइप ऑफ पैकिंग की बात करती हूँ इन 3 डायमेंशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, और अगर मैं बात करती हूँ ए टाइप ऑफ पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखने का है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स, और ये है इन 3 डायमेंशन। तो अभी हम लोगों ने देखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और अभी हम लोग देख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो पैटर्न होता है पैकिंग का वो होता है ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। इसमें हम लोग ए बी टाइप ऑफ पैकिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओवरलैप होते हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, जो नेक्स्ट वाला फिगर है उसमें आपको समझ जाएगा। याद रखना है इस जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक दूसरे के साथ होती है, मतलब जब आपकी HCP होती है, HCP का मतलब ही होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब जब भी हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को डिस्कस करते हैं वो भी 3 डायमेंशन में, तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपके 2 टाइप के वॉइड्स फॉर्म होते हैं। याद रखो, दिमाग में फिट कर लो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आया तो उसमें 2 टाइप के वॉइड्स बनेंगे। ठीक है, पहला रहता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, और सेकेंड रहता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे 2 टाइप के वॉइड होते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्या फॉर्म होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है। याद रखना ये दोनों टाइप होते हैं, ये दोनों टाइप के वॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है 2 लेयर्स की इन 3 डायमेंशन, क्योंकि अब हम जितनी भी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन में, मतलब 3 एक्सिस के अलॉन्ग में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में 2 टाइप के वॉइड्स बनते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड को, कि बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए आ जाइए देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करें टेट्राहेड्रल वॉइड को। इसका नाम ही है टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब जाहिर सी बात है कि टेट्रा का मतलब ही क्या होता है, टेट्रा का मतलब ही होता है 4। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में याद रखना है कि टेट्रा मतलब 4 होता है। मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो वॉइड है, वॉइड का मतलब ही होता है होल। याद रखना कि जो वॉइड होता है, वॉइड का मतलब ही होल होता है, और होल का मतलब ही होता है एम्प्टी स्पेस। जो भी खाली स्पेस रह जाती है उसको हम लोग वॉइड या होल बोलते हैं। अगर ये खाली स्पेस 4 एटम की वजह से फॉर्म होगी, देखो ये है एटम नंबर 1, 2, 3 और ये है एटम नंबर 4, तो इसके वजह से ये जो भी खाली स्पेस यहाँ पे फॉर्म हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड। और याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि नाम ही है टेट्रा। अगर आपको याद नहीं भी आता है तो याद रखो टेट्रा मतलब 4 होता है।
तो इस वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस, वो है आपका ऑक्टाहेड्रल होल। इसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखना है, इसका नाम ही है ऑक्टा। याद रखना कि मैथ्स में भले आप ऑक्टा को 8 बोलते होंगे, बट केमिस्ट्री में ऑक्टा मतलब 6 होता है। ये चीज़ फिट कर लो दिमाग में। मैथ्स में ऑक्टा मतलब हमेशा 8 बोलते हो, लेकिन केमिस्ट्री में ऑक्टा मतलब 6 ही बोलने का। तो आप ही मुझे एक बात जल्दी से बता दो कि ऑक्टा मतलब अगर 6 होता है तो इस वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। अगर मैं इस वर्ड को ध्यान से देखती हूँ तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटम, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एटम। तो यहाँ पे टोटल कितने एटम्स है, 6 एटम है। मतलब ये जो ऑक्टाहेड्रल होल है, या ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, या ये जो एम्प्टी स्पेस है जो 6 एटम्स की वजह से फॉर्म हुआ है, उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को, जिसमें आपका AB टाइप का अरेंजमेंट आ रहा है। अब देखो इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें बेसिकली 2 टाइप है। पहला है AB टाइप, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके वजह से 2 टाइप फॉर्म हुए, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड वे ऑफ पैकिंग, जिसमें आता है ABC टाइप ऑफ पैकिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सबसे पहले अपन ने क्लोज पैकिंग डिस्कस किया 1 डायमेंशन में, जिसके कोई भी फर्दर टाइप्स नहीं थे। फिर अपन ने 2 डायमेंशन में डिस्कस किया स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को डिस्कस किया भाई। और इसी के साथ साथ अपन लोगों ने डिस्कस किया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। ये हम लोगों ने डिस्कस किया 2 डायमेंशन में, मतलब 2 डायमेंशन में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब ही था AA टाइप ऑफ पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब ही था AB टाइप ऑफ पैकिंग। 2 डायमेंशन में अगर मैं बात करती हूँ, 2 डायमेंशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। याद रखना भाई कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। वही 2 डायमेंशन में अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करती हूँ तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। ये भी आपको याद रखना है। तो 2 डायमेंशन में अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। स्क्वायर 2 डायमेंशन में अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में 2 टाइप होते हैं भाई। 2 टाइप में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका इसमें टोटल 2 टाइप थे। इसमें टोटल पहला टाइप था आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। ठीक है, ये 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और इसको ही बोलते हैं हम लोग AA टाइप ऑफ पैकिंग। इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, सॉरी 6। फिर आपने देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दे दे रही हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर अपन लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग को डिस्कस किया, जिसमें नाम आ रहा था AB टाइप ऑफ पैकिंग, है ना। और उसके बाद में जो हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया वो है आपका ABC टाइप ऑफ पैकिंग। और ABC टाइप ऑफ पैकिंग को ही आप FCC भी बोलते हो, इसी को आप CCP भी बोलते हो, और इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। HCP में भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। तो देखो कितना कंफ्यूजिंग था ये, लेकिन इतने से इतने कंफ्यूजिंग पार्ट को भी मैंने कितने इजी तरीके से आपके सामने रख दिया। तो 2 डायमेंशन में 2 टाइप है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नाम ही है AA टाइप ऑफ पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नाम है AB टाइप ऑफ पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 2 डायमेंशन में, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 2 डायमेंशन में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और ABC टाइप ऑफ पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC में जो 3 डायमेंशन में होता है उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज गाइज दिस पार्ट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम व्हेन यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि 12 कैसे आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आगे की चीज़ की, तो आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर आपको पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो याद रखना कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ एटम के इक्वल होते हैं। मतलब याद क्या रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ एटम के इक्वल होते हैं।
ये बहुत बार पूछा जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो याद रखना जितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है। बट अगर आपको कोई पूछता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, अगर किसी ने भी आपको पूछा कि भाई बताओ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होते हैं, तो याद रखना ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मतलब ही आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है। तो आपने यहाँ पे ये देखा भाई कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपको दिया गया है और कैलकुलेट करना है टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड निकालना तो जस्ट उसका मतलब ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है। अब देख रहे हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक को। बेसिकली अभी हम पूरा का पूरा डेरिवेशन तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन लोग पूरा डेरिवेशन डिस्कस कर सके, लेकिन मैंने वीडियोस में किया है, तो अभी हमको डेरिवेशन से कोई काम ही नहीं है। अभी हमको सिर्फ शॉर्ट थिंग्स पता होनी चाहिए, तो अभी हम उसको देख रहे हैं। तो याद रखना है कि जो भी आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें हमेशा ए मतलब एज लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। आर मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम, जो भी एटम है उसका रेडियस कितना है उसका मतलब होता है आपका आर, और ए मतलब होता है एच लेंथ। तो जो भी ये एच का लेंथ है इसको बोलते हैं ए, और जो भी आर होता है वो होता है रेडियस ऑफ एटम। तो याद रखना ए इक्वल्स टू हमेशा ट्वाइस आर होता है, हमेशा इक्वल्स टू ट्वाइस आर होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। नेक्स्ट थिंग डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फिलहाल इसका आपको कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो भी पैकिंग एफिशिएंसी होती है लास्ट में वो 52% आती है। तो याद रखना कि अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करती हूँ तो इसमें जो भी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी वो हमेशा होती है 52%। और अगर आपको पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, तो याद रखना वो निकालते हैं 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब ही 100 माइनस 52, जिसका वैल्यू आता है 47%। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप लोग क्या करते, पढ़ते नहीं क्वेश्चन को, सिंपल क्यूबिक दिख गया तो बस 52% टिक मार्क करते थे, बट वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। पहले पढ़ तो लो भाई कि पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है या वॉइड पूछा है। वॉइड पूछा जाता है फिर भी इतने पागल हो जाते हैं आप लोग क्वेश्चन देख के लगता है वाह मुझे सब कुछ आता है, और 52% टिक मार्क करके आते। बट नहीं टिक मार्क करना, पहले देख लेना कि पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है सिंपल क्यूबिक में या परसेंटेज वॉइड। पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है तो 52% और परसेंटेज वॉइड पूछा है तो 100 माइनस 52 कर देना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। जैसे कि आप सभी को पता है कि बॉडी सेंटर्ड में एटम 2 जगह प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो भी आपके एटम्स होते हैं वो बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखने का है, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोगों ने बेसिकली देखा सिंपल क्यूबिक में रिलेशन क्या आया था, ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। तो अभी हम देखने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड का रिलेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में लास्ट में एक रिलेशन निकल करके आता है जो कि होता है 4r इक्वल्स टू a√3। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि बॉडी सेंटर्ड में एक जो रिलेशन होता है वो होता है आपका 4r इक्वल्स टू a√3। ये रिलेशन निकल करके आता है। एक सेकेंड, तो याद ये रखना है कि बॉडी सेंटर्ड में जो रिलेशन निकल करके आता है लास्ट में वो होता है 4r इक्वल्स टू a√3। तो याद रखना कि इससे हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं a√3/4। अब देखो क्या होता है, ये रिलेशन को याद रखना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। ऐसा लगता है कि यार ये रिलेशन तो मुझे याद ही नहीं हो रहा, कितना बड़ा है। तो आप ये रिलेशन को याद भी मत करो, आप ये वाले रिलेशन को अच्छे से याद करो ना, तो इससे ये रिलेशन बनाना बहुत ही आसान है। तो आप याद कर लो कि 4r इक्वल्स टू a√3 होता है, तो इससे आप 2 रिलेशन बना सकते हो। अगर आपको r के टर्म से बनाना है तो आप बना लो a√3/4। अगर आपको a के टर्म से बनाना है तो 4r/√3। तो ये 2 रिलेशन को याद रखने का जरूरत नहीं है, ये 2 रिलेशन आपको ये वाले फॉर्मूले से बनाना। तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, 4r इक्वल्स टू a√3, जिसको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि 4r इक्वल्स टू a√3 होता है, तो वो ये दोनों रिलेशन बॉडी सेंटर्ड के लिए आराम से बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और याद रखना है आपको कि जितनी भी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है बॉडी सेंटर में, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी वो हमेशा 68% होती है बॉडी सेंटर में। सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखना है कि अगर मुझे परसेंटेज वॉइड्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप 100 माइनस 68 करेंगे तो आपका वैल्यू आता है 32%।
अब अगर पेपर में आपको बॉडी सेंटर्ड कहीं पे भी दिख गया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है कि बॉडी सेंटर में कि क्या पूछा रखा है, उसने पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है या वॉइड्स पूछा है। अगर पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है तो 68% और वॉइड्स मतलब अगर खाली स्पेसेस के बारे में अगर उसने पूछा है, एम्प्टी स्पेस, तो 32%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो फेस सेंटर्ड वाला पार्ट है भाई, फेस सेंटर्ड वाला पार्ट आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फेस सेंटर्ड वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। फेस सेंटर्ड वाला डेरिवेशन का पार्ट कुछ भी नहीं है, डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी आप सिर्फ थोड़ा सा याद रखो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, तो आप परसेंटेज वर्ड्स पे निकाल सकते हो 100 माइनस 74%। तो आप 100 माइनस 74 करेंगे तो आपको 26% इसका परसेंटेज वर्ड मिलेगा फेस सेंटर में। बट ये कोई भी नहीं पूछने वाला क्योंकि फेस सेंटर डिलीट हो चुका है। ठीक है, चलिए ये वाली चीज अपन ने डिस्कस की कि सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी 52% होती है। और वही अगर आप परसेंटेज वॉइड्स की बात करते हो तो परसेंटेज वॉइड्स रहते हैं आपके कितने परसेंट, 47%। वही अगर मैं बीसीसी की बात करती हूँ तो पैकिंग एफिशिएंसी है 68% और परसेंटेज वॉइड होते हैं 32%। वही अगर मैं एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी की बात करूँ तो पैकिंग एफिशिएंसी 74 है और परसेंटेज वॉइड से 26%। कैसे निकालते हैं, 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी से। याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में 6 होता है, बॉडी सेंटर्ड में 8 होता है और फेस सेंटर्ड में 12 होता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं इन 3 डायमेंशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। इसका फिलहाल आपको कोई भी काम नहीं, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं आते। पेपर में तो बस एक ही न्यूमेरिकल आता है जो मैंने आपको बताया, n इंटू एम अपॉन एन इंटू वी। बस ये वाला ही न्यूमेरिकल बार बार पूछ रहा है। ये ऐसे न्यूमेरिकल पेपर में पूछे ही नहीं जाते। ये डेरिवेशन कोई भी काम का नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कराना तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, लेकिन फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर पाए। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली बेस्ड है एफसीसी के ऊपर में। तो एफसीसी मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4 है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। एफसीसी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपके 4। फिर आपने यहाँ पे ये देखा, वो ये बोल रहा है कि एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। जो सी के एटम्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, कॉर्नर्स पे टोटल एटम्स कितने होते हैं, 8 है ना, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आता है 1। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एटम्स ऑफ डी आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, मतलब जो डी के एटम है वो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है ना। तो फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 और टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। तो अगर इसकी बात करें तो इसका वैल्यू आता है 3। इसका वैल्यू देखो कैसे 3 आता है, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और 8 1 जा 8 होता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि सी के सामने आ रहा है 1 नंबर और डी के सामने आ रहा है 3 नंबर, इसलिए CD3 इसका फॉर्मूला होता है। तो सी के नंबर ऑफ एटम्स टोटल कॉर्नर्स पे कितने होते हैं, 8 और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/1, और डी के एटम टोटल फेसेस पे होते हैं 6, क्योंकि टोटल फेसेस भी 6 होते हैं तो एटम्स भी 6 फेस के सेंटर पे और कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो इससे इसका फॉर्मूला निकल करके आता है CD3। फिर ये कम्प्लीटली जो बेस्ड है, ये न्यूमेरिकल जो है कम्प्लीटली बेस्ड है कंसेप्ट के ऊपर में। आपको एक चीज दिमाग में फिट कर लेनी है कि अगर सपोज सिंपल क्यूबिक आ जाए तो आप वहां पे जो ए और एक सेकेंड, आप वहां पे ए और ट्वाइस आर का जो भी रिलेशन लेंगे, एक सेकेंड, सिंपल क्यूबिक में हमेशा आपको रिलेशन लेना है ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। बीसीसी में आपको हमेशा एक रिलेशन लेना है कि 4r इक्वल्स टू a√3, और एफसीसी में आपको हमेशा एक रिलेशन याद रखना है कि 4r इक्वल्स टू a√2। जिसको ये रिलेशन पता है वो रेडियस का वैल्यू पूछा है तो रेडियस का वैल्यू भी निकाल सकता है, और एज लेंथ a का वैल्यू पूछा है तो आप वो भी निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये 3 चीजें बहुत बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार छोटे से इस पार्ट में। ठीक है,
एक बार ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट है ए और बी। फिर वो आपको बोल रहा है एटम्स ऑफ बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, मतलब जो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कि बी के एटम से वो सीसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं और ए के एटम जो है वो 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ सीसीपी की, तो याद रखना है कि सीसीपी मतलब ही एफसीसी होता है और एफसीसी का मतलब ही नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो बी के नीचे आपको वैल्यू कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका बी है, बी में सीसीपी है, मतलब ये फेस सेंटर्ड, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 है, तो बी के नीचे 4 आया। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो अगर मैं बात करती हूँ 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ही होता है ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ एटम्स। याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कि ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो 1/3 इंटू ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n का वैल्यू है 4, तो n का वैल्यू जो 4 है वो यहाँ पे आप पुटअप कर दो। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8/3 है ना, और यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे एक रेशो ऑब्टेन हो रहा है 8/3 और 4 का। तो चलो इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको आप लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो रेशो आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3, तो 8:24 का रेशो है ना। फिर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और इसका रेशो आता है 1:3। ठीक है, तो ऐसा इसका रेशो आएगा। ठीक है, और इसका रेशो आता है A1B3, ऐसा ही इसका रेशो आता है। चलिए यहाँ पे अपन लोग ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ये वाले क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा, आपका एक जो कंपाउंड है वो फॉर्म कर रहा है HCP स्ट्रक्चर, मतलब कंपाउंड जो है भाई वो HCP स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है और वो आपको बोल रहा है कि बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज, अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने का है, ठीक है, या आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने का है, तो उसके लिए आपको 2 ही चीजें चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स के बिना काम नहीं होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब होता है ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब ही होता है नंबर ऑफ एटम। ये 2 रिलेशन आपको पहले बात तो याद रखना है। अब इनके लिए आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए नंबर ऑफ एटम, बट क्वेश्चन में तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आप वॉइड्स निकाल सकते हो। करेक्ट। चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि अगर आपको 0.4 मोल क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको अगर नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है तो 0.4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, मतलब ये आप 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10⁻+23 से, तो इससे जो भी आपको मिलेगा वो रहेगा नंबर ऑफ एटम्स। तो n का वैल्यू मिल जाएगा। अब अगर n का वैल्यू मिल गया तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड में निकाल सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करके, आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड में निकाल सकते हो नीचे वाले फॉर्मूले को यूज करके। तो याद रखना ये डायरेक्टली मोल का वैल्यू यूज मत कर लेना। बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्टली मोल के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते टेट्राहेड्रल वॉइड के, बट वैसा नहीं करना। ये मोल है और आपको यहाँ एटम्स चाहिए, तो पहले आप मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, और फिर वो n के वैल्यू को आप यूज करके टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों निकाल सकते हो, और टोटल वॉइड पूछा है तो दोनों को सम कर देना। ठीक है, अब डिफेक्ट्स मतलब क्रिस्टल्स के अंदर में जो भी कमियां होती है, जो भी स्पेसेस रह जाती है ना, जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं क्रिस्टल के, उसको डिफेक्ट्स बोलते हैं। एम्प्टी स्पेसेस कुछ रह जाती है। तो पहला टाइप है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है जिसमें जो स्टोइकियोमेट्री है वो मेंटेन रहती है, रेशो जो होता है नंबर ऑफ एटम्स का और नंबर ऑफ कटायंस का और नंबर ऑफ अनायंस का वो सेम रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है उसमें जो रेशो होता है नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम, स्टोइकियोमेट्री सेम, रेशो ऑफ कटायन एनायन सेम रहता है। ठीक है, और इसके टोटल 4 टाइप्स है, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रिंकिल डिफेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब ये होता है जो भी वैकेंट साइट्स रह जाती है, जो भी एम्प्टी साइट्स रह जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वैकेंसी। जैसे अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ खाली स्पेसेस आपको दिख रही है, ये दोनों के दोनों खाली स्पेसेस है,
यहाँ पे कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं, मतलब ही ये एम्प्टी स्पेसेस है। तो एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो भी डिफेक्ट क्रिस्टल के अंदर में क्रिएट होता है उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। तो याद रखना कि जो भी डिफेक्ट एम्प्टी स्पेसेस या वैकेंट स्पेसेस की वजह से क्रिएट होता है उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप का डिफेक्ट है आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंट्री सॉलिड। अब सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मतलब बेसिकली देखो हो क्या है, जो भी दो क्रिस्टल्स होते हैं इनके बीच में जो भी खाली स्पेसेस होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो याद रखना कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस मतलब जो भी एम्प्टी स्पेसेस या जो भी खाली स्पेसेस प्रेजेंट होती है दो क्रिस्टल्स के बीच में। मैं रेगुलर साइड की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे दो क्रिस्टल्स है तो इनके बीच में जो भी आपको छोटी छोटी खाली स्पेस दिख रही है ना, छोटी छोटी स्पेसेस होती है, इस छोटी छोटी खाली स्पेसेस को आप लोग एम्प्टी स्पेसेस बोलते हो और इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हो। अगर कोई भी रेगुलर एटम अपनी खुद की जगह से मूव करके इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाता है क्रिस्टल के अंदर में, तो आप उसको बोलते हो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके पहले अपन ने डिस्कस किया वैकेंसी डिफेक्ट को, जो कि मैंने आपको बताया खाली स्पेसेस वैकेंसी की वजह से क्रिएट होता है। फिर अपन ने डिस्कस किया सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को, जब कोई क्रिस्टल अपने रेगुलर साइड से मूव करके इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाता है, मतलब दो क्रिस्टल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में जो भी खाली स्पेस, छोटी सी स्पेस होती है, अगर वो स्पेस में रेगुलर वाला एटम मूव कर जाता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो आपका क्या है, इसमें हम लोग देख रहे हैं थर्ड टाइप, जो कि है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिकली कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। जरा ध्यान देना, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर कभी भी कटायन का लॉस हो जाता है किसी क्रिस्टल से, तो उसकी वजह से जो भी डिफेक्ट क्रिएट होता है वो उसका नाम होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। सुनो, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर पोजीशंस क्रिएटिंग द वैकेंसी। मतलब वैकेंसी तो क्रिएट होंगी जब इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिस होते हैं। सपोज अगर दो कटायन मिस हुए तो दो अनायन भी मिस होंगे उस क्रिस्टल में से। सपोज अगर तीन कटायन मिक्स हुए तो अनायन भी तीन मिक्स होंगे। मतलब कटायन और अनायन जो भी मिस होने वाले हैं क्रिस्टल के अंदर से वो इक्वल नंबर में रहेंगे, जितने कटायन उतने ही अनायन रहेंगे। और अगर सपोज कटायन का लॉस होता है या अनायन का लॉस होता है तो उसके वजह से जो भी वैकेंसी क्रिएट होंगी उसका नाम रहेगा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो याद रखना कि जितने कटायन रहेंगे, जितने नंबर ऑफ कटायन लॉस होंगे उतने ही नंबर ऑफ अनायन भी लॉस होंगे। मतलब दोनों का नंबर कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट टाइप है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, जिसमें जो रेशो होता है कटायन और अनायन का वो सेम है। मतलब जितने कटायन निकलेंगे उतने ही अनायन निकलेंगे, रेशो मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप कंडीशंस है कुछ फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए कि आयोनिक कैरेक्टर हाई रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहना चाहिए, रेशो जो है वो यूनिटी के आसपास रहना चाहिए। ये कुछ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि आयोनिक कैरेक्टर शुड बी हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई, ये आपको याद रखने का है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है आपका फ्रेंकेल डिफेक्ट। चलिए अब देखते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है। फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है जब कोई भी आयन आयोनिक कंपाउंड से मिस होता है फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि अगर कटायन भी बाहर जाता है और अनायन भी बाहर जाता है और दोनों का नंबर इक्वल होता है तो वो होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कटायन और अनायन का रेशो मेंटेन रहता है। जितने कटायन क्रिस्टल के बाहर जाते हैं उतने ही अनायन भी बाहर जाते हैं, है ना, मतलब रेशो मेंटेन रहता है। बट अगर मैं वही फ्रेंकेल डिफेक्ट की बात करती हूँ तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में आपने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका क्रिस्टल है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाता है। मतलब ही आपने ये देखा इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब वो पोजीशन जो दो एटम्स के बीच में खाली छोटी सी स्पेस होती है ना, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और अगर क्रिस्टल जो है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो था सपोज यहाँ पे कटायन था, ये जो कटायन था ना, ये कटायन अपनी ये पोजीशन छोड़ के ये छोटी सी जो इंटरस्टिशियल स्पेस थी वहां गया, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी छोटे छोटे आयन होते हैं जैसे कि कटायन, वो अपनी खुद की पोजीशन को छोड़ के, अपनी रेगुलर पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, ये जो छोटी छोटी स्पेसेस है ना जो दो क्रिस्टल के बीच में प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अभी अपन ने ये डिस्कस किया कि अगर कटायन में बाहर जाता है, अनायन में बाहर जाता है, दोनों का नंबर सेम है तो शॉर्टकी डिफेक्ट। और अगर सिर्फ
कटायन जो है वो अपने रेगुलर पोजीशन से इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फिर कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। शॉर्ट के डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई चाहिए था, फ्रेंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर लो चाहिए और आयोनिक कैरेक्टर भी कम चाहिए। ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहाँ से जनरली एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सा सॉलिड आपको ये दिखाता है। फिर नेक्स्ट है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसका नाम ही है इम्प्योरिटी, मतलब अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर, अगर क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं फॉरेन पार्टिकल, तो फॉरेन पार्टिकल के अंदर आने की वजह से बाहर से कुछ इम्प्योरिटी अंदर में आई, जिसके वजह से जो भी डिफेक्ट जनरेट होगा उसका नाम रहेगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का पहला टाइप है आपका सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का नाम ही होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक एटम जो है वो दूसरे एटम को उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसकी जगह पे रिप्लेस कर रहा है, तो उसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो वैसे तो आपको समझ गया अच्छी तरीके से कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब जब होता है जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है। फिर मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब अगर एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है, तो उसको आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहले ये सारे के सारे कॉपर थे, बट यहाँ पे एक कॉपर की जगह पे, मतलब पहले यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट था, तो कॉपर को रिप्लेस करके जिंक उसकी जगह पे आया। मतलब जिंक जो है वो एक इम्प्योरिटी है और वो इम्प्योरिटी ने कॉपर को क्या किया, रिप्लेस किया, और कॉपर की जगह वो खुद आ गया, है ना, कॉपर को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये भी एग्जाम्पल हुआ सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। जिंक ने, जो कि इम्प्योरिटी है, जिसने कॉपर को रिप्लेस किया और कॉपर की जगह पे वो खुद गया। ठीक है, एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है कि सपोज सोडियम के ऊपर 2 चार्ज है और एसआर के ऊपर, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और एसआर के ऊपर में +2 चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सोडियम जो है वो 1 एसआर के बराबर है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो 2 सोडियम है वो 1 एसआर के बराबर है। रीज़न ये है क्योंकि 2 सोडियम का चार्ज हुआ 1 + 1 + 2 और 1 एसआर के ऊपर ही चार्ज है 2, मतलब 2 सोडियम जो है वो 1 एसआर के बराबर में है। क्योंकि एक सोडियम के ऊपर में 1 चार्ज है तो 2 सोडियम के ऊपर में 2 चार्ज हुए, बट 1 एसआर के ऊपर में 2 चार्ज है, मतलब इसको जब आप 2 सोडियम लेते हो तो टोटल चार्ज 2 आता है, लेकिन 1 एसआर लेने पर भी टोटल चार्ज 2 आता है। तो इसका कहना ये है कि जब हम 2 सोडियम को हटाएंगे तो 2 सोडियम की जगह पे आप 1 एआर को ला सकते हो, क्योंकि 2 सोडियम का मतलब ही 1 सोडियम के ऊपर 1 + चार्ज, 2 सोडियम के ऊपर 2 + चार्ज हो जाते हैं, और 1 एसआर के ऊपर 2 + चार्ज है, मतलब 2 सोडियम जो है, कहना मुझे ये है कि 2 सोडियम जो है वो 1 एसआर + 2 के बराबर है, क्योंकि 2 × 1 = 2 तो यहाँ पे भी चार्ज हुआ 2, 1 × 2 = 2 मतलब यहाँ पे भी चार्ज हुआ 2, तो 2 सोडियम 1 एसआर के बराबर में, मतलब आप 2 सोडियम की जगह पे अगर 1 एसआर को लाते हो तो चार्ज तो मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज 2 है, यहाँ पे भी चार्ज 2 है, लेकिन एक तो खाली जगह रह ही जाएंगी ना। तो वैकेंसी तो जनरेट हुई एलियोवैलेंट की वजह से। एलियोवैलेंट मतलब जिसकी वैकेंसी जो है वो डिफरेंट है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, उसकी वजह से जो वैकेंसी जनरेट है उसको बोला जाता है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। चार्ज तो टोटल सेम है, क्योंकि 2 सोडियम मतलब 1 एसआर 2+ है, तो यहाँ पे भी चार्ज 2 है, यहाँ पे भी चार्ज 2 है, चार्ज तो सेम है, लेकिन एक वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी और उसका नाम होता है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। उसके बाद में इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर बाहर से कोई भी जो इम्प्योरिटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो कार्बन की इम्प्योरिटी जो है, अगर वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस मतलब वो स्पेसेस जो खाली जगह होती है, जो क्रिस्टल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो भी खाली एम्प्टी स्पेस होती है, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर वहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी आती है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसके बाद में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो एक बार अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। मेटल डेफिशिएंसी मतलब ये होता है सबसे पहली चीज़ तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब यहाँ पे जो रेशो है कटायन और अनायन का वो सेम नहीं होता है, वो चेंज होता है। मतलब रेशो जो है कटायन का और अनायन का इज़ नॉट सेम, वो मेंटेन नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्रिक में वो मेंटेन होता है, क्योंकि नाम ही स्टोइकियोमेट्रिक। अब इसका नाम है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन का मतलब ही नहीं होता है, मतलब जो रेशो है कटायन और अनायन का, मतलब ये जो स्टोइकियोमेट्री है कटायन और अनायन की, वो मेंटेन नहीं होती, वो सेम नहीं होती। उसमें नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब अगर पॉजिटिव आयन कम हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
उसके बाद है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस मतलब मेटल बढ़ जाता है और आयन कम रहते हैं। तो अभी अपन लोगों ने दो टाइप के डिफेक्ट देखे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मैंने आपको ये बताया कि जो भी रेशो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो कभी भी मेंटेन नहीं रहता है। इसमें अपन ने पहला टाइप देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेटल जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, ज़्यादा में प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और सेकेंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, मेटल जो होती है उसकी कमी हो जाती है, मेटल का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जैसे नाम वैसे काम। अगर नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो मेटल ज़्यादा अमाउंट में, और अगर नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तो मेटल कम अमाउंट में। ठीक है। उसके बाद में है एफ सेंटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ सेंटर को ही हम लोग कलर सेंटर भी बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि एफ सेंटर मतलब ही कलर सेंटर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बेसिकली कलर सेंटर क्यों जनरेट होता है, क्योंकि जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं ना, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से क्रिस्टल के अंदर में कलर जनरेट होता है। याद रखना आपको कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसका कंटिन्यूसली मूवमेंट होते रहता है, और इसके कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से कलर जनरेट होता है, जिसको हम लोग कलर सेंटर भी बोलते हैं और एफ सेंटर भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान देते हो तो NaCl जो है वो येलो कलर शो करता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप NaCl को देखते हो तो NaCl में आपको दो चीज़ें दिखती है, NaCl+1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक वैकेंसी जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली मूव होते जाता है, इधर भागेगा इधर भागेगा इधर भागेगा, जिसकी वजह से NaCl येलो कलर शो करता है। ये एग्जाम्पल भी MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर बात करें तो लास्ट का जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है इंसुलेटर्स सेमीकंडक्टर्स वाला जो पार्ट है, ये भी पूरी तरीके से डिलीट हो गया, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में जो आगे का पार्ट है आपका कंडक्शन बैंड, ये सब ये पूरा डिलीट हो चुका है। वैलेंस बैंड, बैंड गैप, ये भी पूरा डिलीट हो गया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलिक कंडक्टर्स, ये पूरा पार्ट आपका डिलीट हो चुका है, ये भी डिलीट हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पार्ट भी डिलीट हो गया, पूरा पार्ट जितना भी पार्ट है लास्ट तक के पूरा का पूरा पार्ट आपका ये डिलीट हो गया है, इसलिए ये हम लोग को बिल्कुल भी पढ़ने का नीड नहीं है। पूरा पार्ट डिलीट हो गया। ठीक है, ये कुछ भी पार्ट नहीं है, पूरा पार्ट डिलीट कर लो। मतलब आपका पूरा का पूरा बैंड थ्योरी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, उसके टाइप जहाँ से क्वेश्चंस आते थे, बट अभी वो डिलीट हो गए तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका होता है ये वाला चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, जैसे कि आप लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया मेरे मतलब इस चैनल को, कमेंट किया है ना। तो बेसिकली मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वन शॉट वीडियो का आप सभी तक शेयर करो और बताओ कि आपको ये वन शॉट वीडियो कैसे लगे। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम लोग बाकी सारे चैप्टर्स के भी वन शॉट वीडियो वी विल डेफिनेटली मेक फॉर यू। So basically guys, what you have to do is like and comment too. Thank you very much. Till then, keep watching my video. Bye bye everyone.